नेता को या किस महान लीजेंड को भारत का, आधुनिक भारत का पहला महान नेता कहा जाता है, फर्स्ट ग्रेट लीडर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राजा राम मोहन रॉय लर्न हिंदू फिलोसफी एंड कुरान फिलोसफी फ्रॉम विच टू सिटी? राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू दर्शन और कुरान दर्शन दो अलग अलग शहरों से जो है सीखा था। वो दो शहर कौन से हैं? इन 1809, क्वेश्चन नंबर 3, 1809 में राम मोहन रॉय रोड अ पर्शियन बुक, नेम द बुक। 1809 में राजा राम मोहन रॉय ने एक किताब लिखी थी, पर्शियन किताब, उसका नाम बताना है। और इस किताब का जो नाम है कुछ इस तरह से था, गिफ्ट टू, बस उसका एक ही अल्फाज बचा हुआ है, गिफ्ट टू व्हाट? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, राम मोहन रॉय स्टार्टेड कोऑपरेशन विद विच सभा इन 1809? राम मोहन रॉय ने 1809 में एक जो है सभा स्टार्ट की थी, उसका नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सभा है। अगर किसी को दिखने में परेशानी हो रही हो तो वो इधर हो जाओ, ये इधर हो जाओ, अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हु गेव द राजा टाइटल टू राम मोहन रॉय? राजा राम मोहन रॉय को राजा का उपाधि किस राजा ने दिया है? क्वेश्चन नंबर 6, इन 1820 ही पब्लिश्ड अ बुक, ही मतलब राजा राम मोहन रॉय 1820 में उन्होंने एक किताब पब्लिश की थी, प्रकाशित की थी, विच ट्राई टू सेपरेट द मोरल एंड फिलोसफिकल मैसेज ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, जिसने मोरल मतलब नैतिक और दार्शनिक, मोरल एंड दार्शनिक संदेशों को अलग अलग किया था। ठीक है, उस किताब का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, परसेप्ट ऑफ बाइबल, परसेप्ट ऑफ जीसस, परसेप्ट ऑफ इंग्लैंड, नन ऑफ दीज। ये किताबें हैं 4, उनमें से ऑप्शन लगाना आप। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। इन विच ईयर हु एस्टैब्लिश्ड ब्रह्मो समाज? किस वर्ष किसने ब्रह्म समाज की स्थापना की है? वर्ष जो हैं उनमें ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, 1830, 1828, 1832, 1829। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और कब? क्वेश्चन नंबर 9 गाइज, विच कॉलेज मोहन रॉय एस्टैब्लिश्ड? ओके। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज का मेन उद्देश्य क्या था? एक उद्देश्य लिख दीजिए बस। ब्रह्म समाज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? क्वेश्चन नंबर 9, विच कॉलेज मोहन रॉय फाउंडेड? मोहन रॉय ने कौन से विद्यालय की स्थापना की थी? महाविद्यालय की। क्वेश्चन नंबर, ये जो कॉलेज है ये हिंदू दर्शन के ऊपर जो किताबें हैं उसी के नाम पर रखा गया है, किताब के नाम पर है ये किताब, कॉलेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, राजा राम मोहन रॉय एस्टैब्लिश्ड विच कॉलेज इन 1825?
1825 में राजा राम मोहन राय ने फिर से एक कॉलेज खोला था। एंड वेयर, और कहाँ खोला है? इंडियन लर्निंग एंड वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंस वर टुगेदर, जहाँ पर उस कॉलेज में उन्होंने सामाजिक दर्शन और जो वेस्टर्न पश्चिमी दर्शन है उसको एक जगह पढ़ाने की शुरुआत की थी। उस कॉलेज का नाम क्या है? ठीक है, बस एक ही ऑप्शन है, ये नहीं बताना कि कहाँ है वो, बस कॉलेज का नाम बताना है। वेट, पहला वाला जो कॉलेज है ना वो किसी मजहब के नाम पर है। क्वेश्चन नंबर 9 का मैंने हिंट गलत दे दिया। रियली अलग अलग है। पहला वाला जो कॉलेज है वो किसी मजहब के नाम पर है, धर्म के नाम पर है, और दूसरा जो कॉलेज है ये किसी धर्म की किताब के ऊपर है। ठीक है, मैं ये हिंट कर रहा हूँ आपको। Now, question number 11, guys. Who remarked about राम मोहन रॉय? राजा राम मोहन रॉय के बारे में किसने ये कहा है? क्या कहा है? राम मोहन रॉय वॉज द ओनली पर्सन इन हिज टाइम। राम मोहन रॉय केवल एकमात्र व्यक्ति हैं अपने समय के, इन द होल वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया में, ऑफ मैन, वो एक ऐसे इंसान हैं हु रियलाइज कंप्लीटली सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडर्न एज, जो कि आधुनिक युग की सबसे ज़्यादा समझ रखते हैं। ये इंडियन ने कहा है ये, ठीक है, और इंडियन बड़े मशहूर हैं, ये बंगाल से बिलोंग करते हैं, बस इतना ही है, बंगाल से ही बिलोंग करते हैं ये इंडियन जो भी हैं जिन्होंने कहा है। क्वेश्चन नंबर 12, Who was the founder of यंग बंगाल मूवमेंट इन विच ईयर? यंग बंगाल मूवमेंट मतलब आंदोलन की स्थापना किसने की और कब की? कब के लिए मैं ऑप्शन दे रहा हूं। नहीं, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। खुद ही लगाइए जो भी है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ द मॉडर्न इंडिया? ध्यान से रुक जाइए, इस आंसर को मैं आपको हिंट दूंगा वरना गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका। हु वॉज द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया? पहले भारत के राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? ठीक है, ध्यान से सुनिए। और ये जो कैंडिडेट है ये अंग्रेज है। कौन है ये? अंग्रेज है। ठीक है, बहुत फेमस कैंडिडेट है, इससे रिगार्डिंग पीछे भी कुछ आया हुआ है, तो आपको बस पहचानना है कि कौन हो सकता है ये। इस कैंडिडेट ने एक मूवमेंट भी चलाया था। Now question number 14, guys. Who established तत्वबोधिनी सभा in which year? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की है और कब की है? ये कैंडिडेट है, इंडियन ही है, बंगाल से ही है। क्वेश्चन नंबर 15, मैनी मैरिजेज जो होती हैं, मैनी मैरिजेज नोन एज हु रेज बॉयज अगेंस्ट मैनी मैरिजेज फर्स्ट टाइम। ठीक है, बहु विवाह जिसे कहा जाता है, ये बहु विवाह किस नाम से जाना जाता है? ठीक, हाँ, और इसके अगेंस्ट सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई है भारत में?
हिंदी में तो बहुविवाही गाते हैं, मैं बता दूं आपसे, ठीक है, आंसर मैं नहीं बता दिया। इंग्लिश में जो है आपको बताना पड़ेगा क्या कहते हैं। और पहली बार किस कैंडिडेट ने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई भारत में, आधुनिक भारत में? इंग्लिश में बताना नहीं, आप तो हिंदी में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 गाइज, हु फाउंडेड जोरास्ट्रियन रिलीजन एंड द पारसी लॉ एसोसिएशन? जोरास्ट्रियन धर्म और पारसी कानून की स्थापना, एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? बड़े मशहूर कैंडिडेट हैं, जो पारसी होंगे वही होंगे बेचारे। क्वेश्चन नंबर 17, रविन्द्रनाथ टैगोर एस्टैब्लिश्ड विच एसोसिएशन? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी एसोसिएशन की स्थापना की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर इट्स अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी। दो में से कोई भी नाम लिख दोगे, नंबर पूरे दिलवाऊंगा। दो सवाएं हैं, लिखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ईयर विडो रीमैरिज केम इनटू एग्जिस्टेंस? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष आया था? ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, पुनर्विवाह नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड टू प्रोवाइड लोन्स टू फार्मर्स फ्रॉम विच ईयर एंड नेम एनी टू क्रॉप्स? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस वर्ष से किसानों को ऋण देना चालू कर दिया था? और कोई दो फसलों के नाम बताइए। अगर आप फसल ना बता पाओ तो एक फसल और एक इंडस्ट्री का नाम बता देना, ठीक है, जिसके लिए किसानों को ऋण मिला, ठीक है, लोन जो है प्रोवाइड कराने लगे। कब के बाद से? ऑप्शन दे रहे हैं आपसे, 1857 के बाद, ऑप्शन बी 1850 के बाद, ऑप्शन जी 1833 के बाद, ऑप्शन डी 1836 के बाद। नाउ हो गया रीमैरिज, 19 हो गया। क्रॉप्स के नाम भी लिख लीजिए, दो क्रॉप्स कोई सी भी। क्वेश्चन नंबर 20, आफ्टर विच एक्ट द पावर ट्रांसफर ऑफ द क्राउन फ्रॉम द कंपनी? किस वर्ष के बाद कंपनी की पावर क्राउन के हाथों में चली गई? क्राउन मतलब क्वीन के हाथों में, महारानी जो लंदन में थी। किस वर्ष के बाद? क्वेश्चन नंबर 21 गाइज, विच टाइटल gave the governor general in the crown rule? Thank you. अरे बाबा, गवर्नर जनरल क्राउन रूल के बाद में कौन सा टाइटल या कौन सी उपाधि प्राप्त करता है? ठीक है, क्राउन के हाथों में जब सत्ता गई तो गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन डिड द लोकल बॉडीज फॉर्म्ड? कब जो लोकल बॉडीज होती हैं, जिसे हम क्षेत्रीय इकाइयां कहते हैं, वो कब से शुरू हो गई? ठीक है, देखो मैं बताऊं, आपके एनसीईआरटी में जो लिख रखा है वो इस डेट से इस डेट के बीच लिख रखा है कि भाई फलां डेट से फलां डेट के बीच में ये लोकल बॉडीज़ बननी शुरू हो गई। ठीक है, उन दोनों ही डेट के बीच में कोई भी डेट आप डाल देंगे सही होगा आंसर।
लोकल बॉडीज जो थी, क्षेत्रीय इकाई, वो किस वर्ष के बाद बननी शुरू हो गई भारत में? ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 23. What changes in the army took place after 1858? 1858 के बाद आर्मी में या मतलब सेना में किस प्रकार के परिवर्तन देखे गए? लिख दीजिए कि भाई सेना में ये परिवर्तन हुआ. अगला क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 कि मोर देन हाफ ऑफ द सोल्जर्स रिक्रूटेड फ्रॉम विच स्टेट? आधे से ज़्यादा सैनिक किसी एक ही राज्य से बिलोंग करते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के या ब्रिटिश गवर्नमेंट के. भारत के उस राज्य का नाम क्या है? बड़ा बुलंद राज्य है ये. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 गाइज. हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन 1861? 1861 में भारत का सचिव कौन था? इसके लिए मैं आपको हिंट दे देता हूं. ये जो कैंडिडेट है, इन्होंने एजुकेशन सिस्टम में एक एजुकेशन पद्धति भी दी है. ठीक है, जब हमने एजुकेशन पॉलिसी कराई थी उसमें ये अहम भूमिका निभाते हैं. ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1861 में बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 26 गाइज. हाउ मच % ऑफ द टोटल रेवेन्यू आर्मी ऑब्जर्व्ड इन 1904? 1904 में लगभग कितना रेवेन्यू या कितना राजस्व या कितने प्रतिशत राजस्व सेना को दिया जाता था? परसेंटेज में लिखना है जी, परसेंटेज में लिखना है जी. लगभग में डाल दीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं. विच गवर्नर जनरल मेड मोर पावरफुल टू लोकल बॉडीज इन 1882? किस गवर्नर जनरल ने लोकल बॉडीज को बहुत पावरफुल बना दिया? और ये जो गवर्नर जनरल है 1882 का, ये इतना पावरफुल था कि ये जो है रिटायर होने के बाद में क्या होना चाहता था? एक म्यूनसिपैलिटी का मेयर बनना चाहता था. ये मैंने स्टोरी में आपको बताया था. तो ये कैंडिडेट कौन है जिसने सबसे ज़्यादा पावरफुल गवर्नर, सबसे ज़्यादा पावरफुल लोकल बॉडीज को बना दिया था? क्वेश्चन नंबर 28. Who was the first Indian to qualify Indian civil services and in which year? भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पूरी तरह से उत्तीर्ण करने वाला पहला भारतीय कौन था और किस वर्ष उन्होंने ये उत्तीर्ण की? जी, ईयर बताते हैं आपको, ऑप्शन देते हैं ईयर का. 1860, 1862, 1863 और 1865. 1860, 1862, 1863 या 1865. बहुत ही बाह्य किनारा लेते हुए. क्वेश्चन नंबर 29. हाँ. विच गवर्नर जनरल स्टेटेड दैट? किस गवर्नर जनरल ने ये कहा था? द एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ कीपिंग द गवर्नमेंट ऑफ दिस वाइड स्प्रेड एम्पायर इन द यूरोपियन हैंड. कि
पूरी तरह से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरे के पूरे एम्पायर को फैलाने के लिए, वो ये है कि सरकार, गवर्नमेंट जो है वो यूरोपियन के हाथों में रहनी चाहिए। किस कैंडिडेट या किस गवर्नर जनरल का स्टेटमेंट था कि अगर हमें अपना एम्पायर फैलाना है तो यहाँ की सरकार पर कब्जा किसका होना चाहिए? यूरोपिया का। सरकार यूरोपियों के हाथों में रहे। ठीक है, ये जो कैंडिडेट है मैं आपको बता देता हूँ इनके बारे में एक विशेषता। इनके नाम पर एक शहर बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत शहर है। ठीक है, और मैं आपको एक हिंट और दे रहा हूँ, ये शहर डलहौजी बिल्कुल नहीं है। आपने कौन से स्टेट में थे ये बता दें? देवी जी। ठीक है, मैंने बताया ये डलहौजी नहीं है और इनके नाम पर एक शहर है। बहुत आसान से लगा सकते हो आप आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं गाइस। विच हिस्टोरियन स्टेटेड दैट, किस इतिहासकार ने यह कहा था, द इंडियन गवर्नमेंट्स हनीमून विद प्रोग्रेस वॉज ओवर। भारतीय सरकार का जो प्रगति का हनीमून था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, मैं इनके बारे में आपको हिंट दूंगा और ऑप्शन भी दे देता हूं। ऑप्शन ए, इनका नाम है जी, ऑप्शन दे रहा हूं 4। इनका नाम है जी के मेनन। ऑप्शन 2 पर्सिबल स्पीयर। ऑप्शन 3 पर्सिबल बेनन। ऑप्शन 4 पर्सिबल हैंगआउट। ये तो और खतरनाक दे रही है। एक बार रिपीट कर सर दोबारा हाँ मैं पता जी के मेनन, जी के मेनन, पर्सिबल स्पीयर, पर्सिबल हैंगआउट, पर्सिबल बेमन। एक हिंट हो दे दो, पर्सिबल में से। ऑब्वियसली तीनों पर्सिबल ही हैं, तो पर्सिबल ही होगा, लेकिन कौन सा पर्सिबल है ये तुम पहचानो। पर्सिबल क्वेश्चन नंबर 31 गाइस, 31वां। आफ्टर 1870 ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड टू टर्न विच क्लास अगेंस्ट द नेशनलिस्ट मूवमेंट। 1870 के बाद ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ग के अगेंस्ट राष्ट्रीय आंदोलनों को पेश किया? ध्यान से सुनिए मेरी बात। भारत में तमाम तरीके के मजहब हैं, तमाम तरीके की क्लास हैं। तो क्लास में जो अगर बांटते हैं हम, तो हम ये बांटते हैं कि भाई अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। ठीक है, और साथ में तुम्हें मजहब भी बताना है। तो आपको बताना है कि 1870 के बाद सरकार ने राष्ट्रवादी आंदोलनों को एक स्पेशल वर्ग के खिलाफ प्रस्तुत किया। बोले कि ये जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे हैं ये आप लोगों की कम्युनिटी के खिलाफ है। उसका नाम बताना है आपको, कौन सा वर्ग है ये। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ रहे हैं। इन विच ईयर आईएनसी एस्टैब्लिश्ड, फुल फॉर्म ऑफ आईएनसी एंड वेयर आईएनसी एस्टैब्लिश्ड। किस वर्ष आईएनसी की स्थापना हुई, आईएनसी की फुल फॉर्म क्या है और आईएनसी कहाँ एस्टैब्लिश्ड हुई। शहर डाल देना खाली। शहर ही डाल दो और क्या, जिसका जितना वजूद।
ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 की तरफ पढ़ रहे हैं। हो गया आपका 32। हु स्टेटेड दैट, किसने ये कहा था, द क्राउन ऑफ द इंग्लैंड शुड henceforth be identified with hopes, aspiration, sympathies, interest of a powerful native aristocracy। हिंदी में देखिए इसका मतलब क्या है। किस गवर्नर जनरल ने ये कहा है? पहली बात तो गवर्नर जनरल ने जिन्होंने भी कहा है अरे कि इंग्लैंड का जो क्राउन है, जो महारानी है, उनको अब भी उम्मीद है, आशाएं हैं और सहानुभूति है पावरफुल नेटिव एरिस्टोक्रेसी के लिए, जो यहाँ की नौकरशाही है हिंदुस्तान की, उसके प्रति अब भी वो सहानुभूति रखती हैं क्राउन। ठीक है, ये कहा था। ऑप्शन दे रहे हैं, 4 ऑप्शन ध्यान से सुनिए। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 गाइस। किस किताब में पंडित नेहरू ने ये लिखा है, because of this natural alliance of British power with the reactionaries in India। हिंदी में मतलब है कि ये जो प्राकृतिक संबंध ब्रिटिश शक्ति का भारत की अभिक्रियाओं से है, बताइए किस किताब में। ये पंडित नेहरू ने ही किताब लिखी है, वर्ल्ड फेमस किताब है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड इंडियन फैक्ट्री वॉज पास्ड इन विच ईयर एंड द बिग चेंजेज केम इन दिस एक्ट। बहुत सारे चेंजेज आए थे, इसमें से एक चेंज ऐसा है जो आज तक चला आ रहा है। ठीक है, तो सेकेंड इंडियन फैक्ट्री जो पास हुई थी वो कब पास हुई थी, और कोई एक चेंज क्या आया इसमें। बड़ा बेहतरीन चेंज है, सबको अच्छा लगता था। और ईयर जो है उसके लिए मैं ऑप्शन दे रहा हूं। एटीन 92, 1891, 1890 या इनमें से कोई नहीं। 90, 91, 92। फैक्ट्रियों में ऐसा क्या नियम आया जिससे जो है मजदूरों के चेहरे पर स्माइल ही स्माइल आ गई। बड़ा शानदार चेंज था। क्वेश्चन नंबर 36। विच गवर्नर जनरल रिमूव रिस्ट्रिक्शंस इन 1835 ऑन इंडियन प्रेस। 1835 में किस गवर्नर जनरल ने प्रेस से रिस्ट्रिक्शन हटाई, बताइए। प्रेस को आज़ादी देने वाला गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ रहे हैं। इन विच ईयर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, किस साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया? विच काइंड ऑफ न्यूज पेपर वेन बाय दिस एक्ट, और किस प्रकार के अखबार बंद कर दिए गए इस एक्ट के माध्यम से। ठीक है, एक अलग तरीके के अखबार बंद कर दिए गए थे, बताइए किस टाइप के। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो आपने पढ़ा ही होगा। डेट के ऑप्शन दे देते हैं, चलो। 1880, 1878, 1882, 1884। 1878, 1880, 1882, 1884। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ रहे हैं। हु स्टेटेड अबाउट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ यूरोपियंस।
किसने ये कहा है रंग भेद पर, यूरोपियन रंग भेद के ऊपर? वी इन इंडिया हैव नो रेशियल इन ऑल इट्स फॉर्म्स ओवरसीन कमेंसमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। हम भारतीय यूरोपियंस के द्वारा हर तरीके का रंग भेद, भाषा भेद देख सकते हैं। कोई भारतीय कैंडिडेट है, बड़ा ही बेहतरीन थिंकर जाने जाते हैं, ठीक है, और विवाद भी रहा, विवादित नेता के तौर पर भी जाना जाता है इनको, भारत के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है सर, 38। हिंदी में ये है कि किस व्यक्ति ने यूरोपियन के रंग भेद पर, ठीक है, ये कहा है कि हम भारतीयों ने यूरोपियंस के द्वारा हर प्रकार का इज्म या हर प्रकार का रंग भेद देखा है, कि उन्होंने हमारे साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया है, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर, हर चीज़ के आधार पर। किस कैंडिडेट के ये शब्द हैं? भारत के महान नेताओं में शामिल हैं। बस इनकी फोटो ही नहीं लगी है यहाँ, लगा दें तो विवाद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 39। What were the two important aims of British government in Asia and Africa? एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या थे? ठीक है, सोच समझ कर लगाइए, पूरा 1 मिनट दिया आपको इस क्वेश्चन करने के लिए। एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश गवर्नमेंट के लक्ष्य क्या थे? 2 लक्ष्य बताने हैं, मतलब एक एशिया का लक्ष्य बताना है, एक अफ्रीका का। जी, माफ़ कीजिएगा, लंच नहीं कर पाए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 सॉरी। इन 1814 ब्रिटिश फोर्ट विद विच कंट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट? 1814 में ब्रिटिशर्स लड़े एक भारतीय उपमहाद्वीप के देश से, ठीक है। भारत के जो उपमहाद्वीप में कंट्री हैं, जैसे नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड, वो म्यांमार हो गया, और ये अफ़गानिस्तान हो गया। तो 1814 में किस देश के साथ में लड़ाई की थी अंग्रेज़ों ने? उसका नाम लिखना है। नाम भी बता दिए, ऑप्शन जो दिए इन्हीं में से। 1814। क्वेश्चन नंबर 41। Britishers obtained the sites for important hill station. Name any 3 hill stations. ब्रिटिशर्स ने 3 हिल स्टेशंस पर अपनी जगह बनाई, अपनी पहुंच बनाई। वो 3 हिल स्टेशन के नाम बताइए। वैसे तो 4-5 पर बनाई है, लेकिन आपको 3 नाम लिखने हैं, बड़े फेमस। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 गाइस। ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्क्वर्ड द स्टेट ऑफ अराकान इन 1908। ट्रू और फॉल्स? ब्रिटिश सरकार ने अराकान को 1908 में जीता। यह बात सच है या झूठ? ट्रू है या फॉल्स?
कान में और अराकान में बहुत अंतर है। क्वेश्चन नंबर 43, इन विच ईयर ट्रीटी ऑफ यानदबो टुक प्लेस? किस वर्ष यानदबो की संधि हुई थी? ये यानदबो म्यांमार में है, बर्मा। यानदबो की संधि, ऑप्शन दे रहे हैं 1824, 1826, 1828, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 44 गाइज, आफ्टर दिस बिग इंसिडेंट अ बाइग्रस मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट अरोज इन बर्मा इन 1918। इस 44 क्वेश्चन नंबर, इस घटना के बाद बर्मा में राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो गए। ठीक है, आपको बताना है ये घटना कौन सी हुई है। ध्यान से सोच समझ कर देखिए। 1918 में कितना बिग इंसिडेंट हो सकता है? दुनिया दहला देने वाला। क्वेश्चन नंबर 45 गाइज, विच कंट्री गोट इंडिपेंडेंस ऑन 4 जनवरी 1948? किस कंट्री को 4 जनवरी 1948 में आज़ादी मिली? 4 जनवरी 1948 में बताइए, 4 जनवरी में किस देश में झंडा उठता है? नो हिंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, बस ये है, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 46, दोस्त मोहम्मद वॉज द रूलर ऑफ विच कंट्री? दोस्त मोहम्मद किस देश का शासक था? बाय हुम ही वॉज रिप्लेस्ड, और उसका उत्तराधिकार किंग कौन था, राजा कौन था, उसके बाद राजा कौन बना है? ठीक है, दोस्त मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 46 गाइज, 47 सॉरी। ड्यूरिंग द 1860 रशिया अगेन टर्न इट्स अटेंशन टू सेंट्रल एशिया आफ्टर इट्स डिफीट इन विच वॉर? 1860 के बाद में रशिया को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा, और 1860 के बाद में रशिया ने फिर से मध्य एशिया की तरफ देखना शुरू कर दिया। आपको बताना है वो कौन सा युद्ध था। मैं आपको बता दूं कि इस युद्ध का नाम एक देश के नाम पर पड़ा है जो कि ईस्टर्न एशिया में पड़ा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है ये। ईस्टर्न एशिया का एक कंट्री है, सॉरी ईस्टर्न यूरोप का एक कंट्री है, पूर्वी यूरोप का, उससे हार गया था रसिया। आज भी रसिया में और उस कंट्री में विवाद है। बस नाम बता दो उस युद्ध का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, 48, इन विच ईयर रशियन रिवॉल्यूशन टुक प्लेस? किस वर्ष रूस की क्रांति हुई है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूस की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 49, इन 1921 द पीस केम इन विच कंट्री बाय अ ट्रीटी विद ब्रिटेन? 1921 में ब्रिटेन ने एक संधि की और उसके बाद उस देश में शांति आ गई, फिर उसके बाद वॉर नहीं हुआ। तो आपको बताना है कि 1921 में किस कंट्री के साथ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने संधि की थी। वो कंट्री कौन सा है जिससे कि उसमें हमेशा के लिए शांति हो। हालांकि अब कोई शांति वांति नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, हु इवॉल्व्ड अ न्यू मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग संस्कृत? और उनका एक अखबार भी है, मैगजीन भी है, बंगाली प्रीमियर। आपको बताना है वो कौन कैंडिडेट है जिन्होंने संस्कृत को पढ़ाने का एक नया तरीका ईजाद किया था। ठीक है, और वो बंगाली प्रीमियर भी लिखते थे, बड़ा ही मशहूर नाम है।
बंगाली प्रीमियर किसने लिखा है और वो कैंडिडेट कौन हैं जिन्होंने संस्कृत के विद्वान कौन रहे हैं? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, इन विच सेंचुरी रेनेसांस केम इन यूरोप? किस शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण आया? किस शताब्दी में? सेंचुरी तो समझते हैं ना। किस शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण आया? क्वेश्चन नंबर 52 गाइस, नेम एनी टू इम्पैक्ट ऑफ सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन। अगर उत्पादन ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसके कोई दो प्रभाव बताइए कि हाँ उसका ये परिणाम होगा। उत्पादन बढ़ने के दो परिणाम क्या होते हैं? अगर भैया इंडस्ट्री से, आज भी या कल भी या कुछ भी, इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पैमाने पर उत्पादन हो गया है, प्रोडक्शन बढ़ गया है, तो उसके दो परिणाम बताइए क्या हो सकते हैं। हो तो और भी ज़्यादा सकते हैं, लेकिन दो ही बताने हैं आपको, कोई दो परिणाम। नाउ क्वेश्चन नंबर, लिख लो आप पहले आराम से, लिख लो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ेंगे अभी, पहले आप लिख लीजिए दो परिणाम। क्वेश्चन नंबर 53, प्रेशियस मेटल्स एंड कॉटन स्पीसीज बिलोंग टू विच टू कॉन्टिनेंट? एक तो जो महंगे महंगे धातुएं हैं, प्रीशियस मेटल्स हैं, वो कौन से कॉन्टिनेंट में मिलती हैं? साथ ही कॉटन और स्पाइसेस किस महाद्वीप की फेमस है? ये दो महाद्वीप हैं, उन दो महाद्वीपों के नाम लिखने हैं, ठीक है, कि प्रीशियस मेटल, महंगी धातुएं इस महाद्वीप पर, और कॉटन और स्पाइसेस इस महाद्वीप पर। नाम लिखिए। प्रीशियस मेटल्स होती हैं सोना, चांदी, हीरा, यूरेनियम, ठीक है। अच्छे लोग, अच्छे दिन। क्वेश्चन नंबर 54, फैक्ट्रीज ऑफ 4 कंपनीज नेम इन द सीरीज विद ईयर। जो 4 विदेशी यूरोपियन कंपनियां हैं, ठीक है, मैं बता देता हूँ। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे कहते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसके अलावा पुर्तगाल, ठीक है। 4 ये कंपनियां हैं। इन 4 की फैक्ट्री कहाँ कहाँ लगी हैं, मतलब कब कब लगी है, यार बताने। कब कब लगी है जी? पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच या डेनिश, जो मर्जी हो, जो याद हो। पहली बार जो कंपनी लगी हैं, क्वेश्चन नंबर, चलो लिख लो पहले। Who was the first viceroy of Portuguese in 1590? 1509 में पुर्तगाल का पहला गवर्नर कौन था? पुर्तगाल का मतलब पुर्तगालियों का भारत में, हाँ वही वाइसराय, पहला वाइसराय। बहुत ही फेमस नाम है। हिंट ये है कि इसके नाम के बीच में DED आता है, ठीक है।
जैसे इनका नाम है संदीप डी कुमार, ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 56, हु नोन एज द फादर ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया। भारत में पुर्तगालियों का संस्थापक कौन माना जाता है? फाउंडर, फादर। भारत में पुर्तगालियों का संस्थापक कौन माना जाता है? 56 क्वेश्चन नंबर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, इन विच डेट एंड ईयर गोवा लिबरेटेड? संस्थापक मतलब सर जो सबसे पहला है ना? नहीं, जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि किस वर्ष गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है? लिबरेशन मतलब स्वतंत्रता दिवस। गोवा का स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। और किस वर्ष ये जो है आज़ाद हुआ था गोवा आज़ाद कब हुआ है? डेट भी बतानी है और वो ईयर भी बताना है। ठीक है। हिंट ये है कि दिसंबर में होता है ये, बस। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ेंगे। द न्यू नेम ऑफ हॉलैंड। सर एक चीज बता देना इसमें 57 में बोलो। ऑप्शन दे दो या कुछ इंसिडेंट बता दो आसपास का। इंसिडेंट बता दो चलो। हाँ सर इंसिडेंट बता वो उनके मरने से पहले जवाहरलाल नेहरू। 1960 और 1964 के बीच में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58, न्यू नेम ऑफ हॉलैंड एंड कैपिटल। हॉलैंड का नया नाम क्या है और उसकी राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 59, इन विच बैटल डच डिफीटेड बाय ब्रिटिश। किस युद्ध में डच ब्रिटिश से हारे थे? ईयर नहीं बताना, सिर्फ नाम बताना है इस युद्ध का। बहुत फेमस युद्ध है, डच हार चुके थे इसमें, यहीं से ही डच निकल लिए। और इस बैटल का जो नाम है वो एक शहर पर पड़ेगा, ओबियस है, शहर में होती है बैटल। आज की डेट में शहर है। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। नेम ऑफ द शिप बाय द विच ब्रिटिश केम इन इंडिया। उस जहाज का नाम बताइए जिस जहाज से ब्रिटिश भारत आए थे। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, ऐसे मत देखना मुझे। उस जहाज का नाम क्या है? जहाज का नाम बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 61, बाय होम कैप्टन हॉकिंस टुक द परमिशन इन इंडिया। भारत में व्यापार करने की परमिशन कैप्टन हॉकिंस ने किस कैंडिडेट से ली थी? कैंडिडेट का नाम बताइए। कैप्टन हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 62, हु गेव परमिशन टू ट्रेड इन बंगाल ऑन 3000 रुपीज एनुअली टू बीईसी इन 1651। 1651 में किस बंगाल के नवाब ने 3000 रुपये पर, कितने रुपए पर? 3000 रुपये पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दे दी थी? याद होगा, इसकी बेटी को बचाया था। ठीक है, इसने देश ही लुटा दिया। ऑप्शन दे दीजिए सर इसमें। नहीं। 63, in which year which city established by जॉर्ज चॉर्नोक। जॉर्ज चॉर्नोक ने, भाई चार्नोक, तो जॉर्ज चार्नोक ने
किस शहर को बसाया है और कब बरसाया है? टेस्ट हम दे रहे हैं, होपलेस आप हो रहे हो। आई एम ऑलवेज होपलेस। हम्म 1664। अजय देवगन वाली आदत है। इनकी नजरों में क्वेश्चन नंबर 65, व्हेन अ कंट्री सर ईयर बताओ सर इसमें ये तो बता दीजिए। ईयर 63 में 63 में ईयर बता देते हैं, ऑप्शन दे रहे हैं 1680, 1690, 1700, 1710। 1707 और 1710 एक ही था कुछ 1680, 1690, 1700, 1710। क्वेश्चन नंबर 64 गाइस, इन 1664 विच कंपनी इस्टेब्लिश बाय विच किंग? 1664 में कौन सी कंपनी की स्थापना हुई और किस राजा द्वारा हुई? ये तो पता ही है 1664 में कौन सी कंपनी आई थी, तो बस, और किस राजा की अनुमति से आई थी वो मैं बता दूं। वो जो राजा है उस देश का राजा है वो, जहाँ से ये कंपनी आई है। सही सही तो दो बता दो हाँ ये बता रहा हूँ, इस राजा के नाम में पीछे जो है ना नंबर आते हैं, जैसे अंकित 1, अंकित 2, इस तरीके से। ऐसे लिखना है कोई प्रिंस डैश चलें क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हेन अ कंट्री डू ट्रेड इन अदर कंट्री, जब एक देश किसी दूसरे देश में जाकर व्यापार करता है, एंड ऑल्सो ऑक्यूपाइड द टेरिटरी, और उसकी टेरिटरी पर मतलब उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है, दिस फिनोमिना नोन एज, तो इसे क्या कहते हैं? जब एक देश दूसरे देश में जाकर व्यापार तथा उस क्षेत्र पर कब्जा कर ले तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। नेम द फॉर्म्स ऑफ कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन के प्रकार बताइए। कॉलोनाइजेशन मतलब कि उपनिवेशीकरण या उपनिवेशवाद के प्रकार बताइए आप, कितने प्रकार के होते हैं ये? बस नंबर और बताने हैं, लिखने हैं। इनका नाम भी लिखना है, ठीक है, नाम भी लिखना है। 3 ही तो हैं। ओह शिट, अब तो नाम ही लिखना पड़ेगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़े, चलो लिखो पहले। $67 क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि मेंशन द ड्यूरेशन ऑफ कॉलोनाइजेशन बाय यूरोप। यूरोप ने उपनिवेशवाद किस वर्ष से किस वर्ष तक किया है? यूरोप ने कॉलोनाइजेशन किस वर्ष से किस वर्ष तक किया है? ऑप्शन है आपके। ऑप्शन ए 1450 से लेकर 1750, ऑप्शन बी 1493 से लेकर 1763, ऑप्शन सी 1427 से लेकर 1727 तक, या ऑप्शन डी 1904 से लेकर अब तक। सर ऑप्शन बी बोल दो एक बार, तो आपका फेवरेट 1493 से लेकर 1763।
1400 कितना था? 93 से क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट वर द टू इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ मर्सेंटाइल कॉलोनाइजेशन? व्यापारिक उपनिवेशवाद के दो महत्वपूर्ण सिस्टम या पद्धति कौन सी थी? इनके नाम बताइए। देखिए, व्यापारिक या मर्सेंटाइल कॉलोनाइजेशन यूरोप ने यूएसए और अफ्रीका के बीच में किया था। मैंने मैप भी बनाया था इस चीज़ का। बताइए वो दो कौन से व्यापार थे, दो कौन से सिस्टम थे वो जो करते थे वहाँ पे? सर इसका अर्थ समझा दीजिए। अर्थ ये है कि मर्सेंटाइल कॉलोनाइजेशन यूरोप ने यूएसए में और अफ्रीका में किया है। किस में? ठीक है, अमेरिका और अफ्रीका में किया है। तो वो दो कौन से सिस्टम उसने ईजाद किए थे, दो कौन सी वो पद्धतियाँ थीं जिनका वो बेसिकली वहाँ पर व्यापार करते थे? ठीक है, दो ही तो बताइए आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 69, फर्स्ट ओपियम वॉर एंडेड इन 1842 बाय विच ट्रीटी? पहला अफीम युद्ध 1842 में खत्म हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 नहीं, पहला अफीम युद्ध 1842 में खत्म हुआ। बताइए किस संधि के द्वारा खत्म हुआ ये? व्हाट वाज द ट्रीटी? ठीक है, संधि का नाम चाइनीज है मगर इतना डिफिकल्ट नहीं। लगभग में चल जाएगा ना। हाँ लगाइए, लगभग क्या है। देखिए इस ट्रीटी का जो नाम है वो पंजाबी ढाबे पर, ठीक है, जो चपाती होती है उसके नाम पर पड़ा हुआ है। मक्के की रोटी। ब्रेड। आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सोचने तो दो। सोच लो फिर। सर थोड़ा पी से स्पेलिंग स्टार्ट होती है ना शायद? नहीं जी, एन से होती है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70 की तरफ बढ़े। साइनो जापानीज वॉर टुक प्लेस इन 1899। 1899 में साइनो जापानीज वॉर हुआ, ठीक है। विच आइलैंड चाइना लॉस्ट इन दिस वॉर? कौन सा आइलैंड चाइना ने इस युद्ध में खो दिया? बड़ा फेमस आइलैंड था ये, नाम बताइए आइलैंड का। ऑप्शन दे रहे हैं, होन्सू आइलैंड, ऑप्शन बी शेनकाकू आइलैंड, ऑप्शन सी फार्मोसा आइलैंड, ऑप्शन डी यांग आइलैंड। फिर से, होन्सू, शेनकाकू, फार्मोसा, यांग। क्वेश्चन नंबर 71, in 16th, 17th and 18th century, Africa was not colonized by British. Why? Mention only one region. 1600, 1700 या 18वीं सदी में अफ्रीका को कॉलोनाइज नहीं बनाया गया, उपनिवेश नहीं बनाया गया ब्रिटिश के द्वारा। क्यों नहीं बनाया गया? उसके बहुत से कारण आपको बताए थे क्लास में, उसमें से एक कारण आपको लिखना है। क्या कारण था कि अफ्रीका को गुलाम नहीं बना पाई है इन 3 सदी में? क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चल रहे हैं गाइस। हु इज द फादर ऑफ जर्मनी? जर्मनी का पिता किसे कहा जाता है? पूरा नाम
जितनी आपकी श्रद्धा है उसी का लिखिए। सर आपने बताया था कि ऑप्शन मिल जाएगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा इसमें, नो छह टैटो, option दे दो, नो। ध्यान नहीं आ रहा पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 73, नेम एनी टू कंट्रीज हु नेवर बिकेम कॉलोनी ऑफ एनी कंट्री इन अफ्रीका। अफ्रीका छूट गया है हमसे, वो दो देश कौन से हैं अफ्रीका में जो कभी किसी के गुलाम नहीं बने। ठीक है, जो कभी किसी के गुलाम नहीं बने। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ रहे हैं। नेम ऑफ 3 फेजेज ऑफ कॉलोनाइजेशन विद डेट। उपनिवेशवाद के जो 3 चरण हैं, ठीक है, ईयर के हिसाब से बताइए। और मैं बता दूं आपसे, ये क्वेश्चन 2 नंबर का था। 1 मिनट पूरा पर्याप्त दे रहे हैं। उपनिवेशवाद के चरण के नाम लिखने हैं। 3 चरण हैं, ठीक है, उनका नाम ही तो लिखना, 3 तो पहले दे रखा है, ठीक है। और डेट भी लिख, वो ईयर लिखना है, ईयर कब से कब तक। कब से कब तक, अब से अब तक। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, ठीक है। दैट इज प्रिंसेस। अरे पेन पे लिख रहा है। ओके, वहीं पढ़ा था। लड़कियां वाकई अपने पिताजी से ज़्यादा अटैच रहती हैं। तो मम्मी से ज़्यादा बताती हूँ। हो जाओगी अभी बेटा, अभी बहुत ज़्यादा लंबी उम्र है। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। 74 हो गया है, 75 की तरफ। पर्सिया बिकेम द कॉलोनी ऑफ 2 कंट्रीज। पर्सिया जो था, पर्सिया जिसे आप लोग ईरान कहते हो, ठीक है, वो दो कौन से कंट्री थे जिन्होंने ईरान को गुलाम बनाया था, उपनिवेश बनाया था। बड़े इंपॉर्टेंट कंट्री हैं ये। एक कंट्री तो अभी भी भुतकता है इस पर। दोनों ही इंटरफेयर करते हैं अब भी वैसे, लेकिन एक है पाँव जमा में बैठा रहता है। एक सही होगा तो आधा नंबर मिल जाएगा। ईरान पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट चल रहा है, आपको बता दूं मैं। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़े ना पढ़े, मगर ये सेगमेंट तैयार रखें। ईरान वो सेगमेंट हो रहा है आज की डेट में जो वर्ल्ड वॉर करवा सकता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, तो भैया 2 कंट्री कौन से हैं जिन्होंने ईरान को गुलाम बनाया था, उपनिवेश बनाया था, वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। 76 गाइज, इन विच चार्टर एक्ट सुपरमेसी ऑन ट्रेड एंडेड ऑफ द BAC। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापार में सर्वोच्चता थी, किस चार्टर एक्ट के माध्यम से खत्म हो गई। ठीक है, अब इसके भी ऑप्शन अगर आपने मांगे मेरे से, तो लज्जा नाम की फिल्म थी एक, क्वेश्चन नंबर 77, नेम ऑफ द एनी वन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल फेज। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि वित्तीय चरण, जो उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण था, उसका कोई एक एग्जाम्पल दीजिए कि हाँ भाई ये वित्तीय बात रही अंग्रेजों की, ये फाइनेंशियल सेक्शन था। जैसे अंग्रेजों ने ये वाली पॉलिसी चलाई थी जिससे ये प्रदर्शित होता है कि ये फाइनेंशियल फेज रहा, ये वित्तीय फेज रहा। कोई भी एक बात, सैकड़ों चलाया था मामला, सैकड़ों में एक।
अब आपके फेवरेट क्वेश्चन आने वाले हैं लैंड रेवेन्यू से। क्वेश्चन नंबर 78, इजारेदारी सिस्टम was a part of which system and that system was developed by। इजारेदारी जो व्यवस्था थी वो पहले किसका हिस्सा थी और उस पहले वाली व्यवस्था को किसने इजाद किया था। ठीक है, क्या सर पहले वाली पता नहीं है इजारेदारी किसने की थी? नहीं, पहले वाली इजारेदारी जिसका हिस्सा थी पहले, उस वाली व्यवस्था को किसने इजाद किया था। मेडिवल हिस्ट्री का है ये। उसका नाम भी बताइएगा व्यवस्था का, और किसने किया ये भी बताइएगा। ठीक है, डोंट टॉक 79, हाउ मेनी फेजेस ऑफ द लैंड रेवेन्यू, नेम द सेकेंड फेज। राजस्व व्यवस्था जो थी उसके कितने फेज थे, कितने चरण थे, और उसका सेकंड फेज क्या था, कौन सी व्यवस्था का था। याद होंगे आपको। लैंड रेवेन्यू के भारत में, मॉडर्न इंडिया में कितने फेज रहे हैं और सेकंड फेज कौन सी व्यवस्था का था। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़े। बहुत ही सिंपल और सोबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, फर्स्ट टाइम ऑक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस इन विच लैंड रेवेन्यू सिस्टम। पहली बार जो नीलामी व्यवस्था थी वो कब शुरू हुई, और हाँ मतलब किस सिस्टम में शुरू हुई थी, कब नहीं, किस सिस्टम में शुरू हुई थी, किस व्यवस्था में नीलामी व्यवस्था पहली बार शुरू हुई है। सोच समझ कर आंसर लगाइएगा। नीलामी व्यवस्था, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ रहे हैं। इन विच ईयर परमानेंट सेटलमेंट लॉन्च्ड एंड बाय विच गवर्नर जनरल। स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू किया गया था और कब किया गया था शुरू। जाना है तो जाओ फिर। 100 पे नहीं हो पाएगा मामला। अच्छा चलो ठीक है। 82 लिखिए। इन परमानेंट सेटलमेंट हाउ मेनी % रेवेन्यू वॉज द पार्ट ऑफ बीईसी। कितने स्थायी बंदोबस्त में रेवेन्यू कितना % था, कितने पार्ट पर था, मतलब कितने हिस्से में जो है स्थायी बंदोबस्त फैला हुआ था, ये बताना। पूरे देश में। रुक जाओ। इन परमानेंट सेटलमेंट हाउ मेनी % रेवेन्यू वॉज द पार्ट ऑफ। अच्छा नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने % रेवेन्यू मिलता था उससे, ये है क्वेश्चन। कितना % रेवेन्यू प्राप्त होता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्वेश्चन नंबर 83, द 2 आउटकम्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के 2 आउटकम कौन से हैं, 2 रिजल्ट, 2 परिणाम क्या हुए इस परमानेंट सेटलमेंट के, जल्दी बताइए। लिख दो अगर लिखना है तो। कोई भी 2 लिख सकते हैं। जी जी। क्वेश्चन नंबर 84, रैयतवाड़ी सिस्टम वॉज इशूड बाय विच गवर्नर एंड विच ईयर। रैयतवाड़ी जो पद्धति है वो किसके द्वारा शुरू हुई, किस गवर्नर के द्वारा, और किस वर्ष शुरू हुई।
क्वेश्चन नंबर 85, 50% ऑफ नेट प्रोड्यूस्ड फिक्स्ड इन विच सिस्टम, 50% पद्धति जो है ये 50% कुल उपज का किस व्यवस्था में देना होगा? पचास प्रतिशत जो रेवेन्यू था वो फिक्स था, किस व्यवस्था में? उस व्यवस्था का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 86, विच सिस्टम वॉज कंसीडर पैटर्नल फादर फिगर ऑफ द फार्मर्स? अंग्रेजों ने किस व्यवस्था को कहा था कि यह व्यवस्था किसानों की पिता की तरह है? मतलब इस व्यवस्था में हम या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसानों के पिता की तरह है, उनकी केयर करेगी। क्वेश्चन नंबर 87 गाइस, महालवाड़ी सिस्टम, कौन सा सिस्टम? महालवाड़ी सिस्टम प्रपोज्ड बाय विच कैंडिडेट एंड इन विच ईयर? महालवाड़ी पद्धति जो है वो किस कैंडिडेट के द्वारा शुरू की गई थी और किस वर्ष? क्वेश्चन नंबर 88 गाइस, हाउ मेनी परसेंट एरिया वर अंडर द महालवाड़ी सिस्टम? महालवाड़ी पद्धति के अंतर्गत कितना प्रतिशत हिस्सा भारत का आता था? क्वेश्चन नंबर 89, द कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू नोन एज बाय विच नेम? रेवेन्यू कलेक्टर महालवाड़ी सिस्टम में क्या कहलाता था? याद रखना, जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था उसे महालवाड़ी सिस्टम में क्या कहते थे? बहुत महत्वपूर्ण नाम है। क्वेश्चन नंबर 90, 52% एरिया वॉज अंडर विच सिस्टम? 52% क्षेत्र किस पद्धति के अंतर्गत आता था? किस बंदोबस्त के अंतर्गत 52% क्षेत्र आता था? 52 सबसे ज्यादा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 गाइस, द ओपियम वॉर टुक प्लेस इन विच कंट्री एंड इन विच ईयर? पहला जो है ओपियम वॉर जो हुआ था वो किस देश से साथ में हुआ, मतलब किस देश में हुआ था और कब हुआ था? फर्स्ट ओपियम वॉर, अफीम युद्ध किस देश में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 92, कोलंबस बेंट अमेरिका फंडेड बाय विच कंट्री? कोलंबस जो अमेरिका गया था उसे किस देश ने फंड किया था, किस देश ने उसे पैसे दिए थे जाने के लिए? यूरोपियन ही कंट्री है वो, बताइए। मेडिटेरियन सी के किनारे पे ही लगता है। कंफ्यूजन का कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 93, कंपनी वेंट इनटू 2 डायरेक्शन। कंपनी 2 दिशाओं में गई। वन वॉज कोल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। यूरोप की जो कंपनियां थीं वो 2 दिशाओं में गई। एक तरफ वो ईस्ट की तरफ गई जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया, और एक जो है दूसरे साइड गई, मतलब उस साइड में गई वेस्ट की तरफ। बताओ उनको क्या कहा गया? नहीं, इतना हलवा नहीं है। हिंट बस इसमें यह है कि जो कहा गया इसके नाम पर जो है एक बहुत बड़ी खाड़ी है, बे है, बे। कनाडा में पड़ती है ये।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 94, हु वॉज द ओनली एशियन कंट्री कॉलोनाइजर? वो भारत का एकमात्र एशिया का देश कौन सा है जो उपनिवेश बनाता था, कॉलोनाइजर था, बल्कि गुलाम नहीं था, बल्कि क्या कर रहा था, गुलाम बना रहा था। कौन सा कंट्री था वो? बस एकमात्र कंट्री है वो एशिया का। क्वेश्चन नंबर 95 गाइज, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल colonization took place in how many ways? नियंत्रण के आधार पर उपनिवेशवाद के कितने आधार थे? नियंत्रण के आधार पर उपनिवेशवाद के कितने आधार थे? लिख दो बस, 2 थे, 3 थे, 4 थे, ये लिख दो बस। क्वेश्चन नंबर 97, हु वॉज द फर्स्ट रिफॉर्मर ऑफ बॉम्बे इन मॉडर्न इंडिया? बॉम्बे का पहला सुधारक किसे कहा जाता है आधुनिक भारत में? 96, ओके सॉरी। द न्यू सोसाइटी ऑफ राजा राम मोहन रॉय बेस्ड ऑन ट्विन पिलर नोन एज। राजा राम मोहन रॉय की जो सोसाइटी थी, समाज थे, उसके 2 स्तंभ कौन से हैं? किनको कहा जाता है कि ये राजा राम मोहन रॉय की सोसाइटी के 2 पिलर हैं? ठीक है, किताबें हैं ये 2, ठीक है, वो 2 किताबें आपको बतानी हैं कौन कौन सी हैं जो आधार बना उस समाज का। राजा राम मोहन रॉय को ठीक से पढ़ा नहीं आपने। क्वेश्चन नंबर 97, हु वॉज द फर्स्ट रिफॉर्मर ऑफ बॉम्बे इन मॉडर्न इंडिया? बॉम्बे, मॉडर्न इंडिया का जो बॉम्बे कैंडिडेट, बॉम्बे का जो सबसे बड़ा सुधारक था वो कौन था? सबसे पहला सुधारक, सबसे पहला सुधारक। क्वेश्चन नंबर 98, द ऑब्जेक्टिव ऑफ परमहंस मंडली भोज। परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? एक उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 99, who was started the girls school in 1851 in which city? किसने 1891 में महिलाओं के लिए स्कूल खोला, विद्यालय खोला, और किस शहर में खोला? और क्वेश्चन नंबर 100, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट, हु वॉज लीडिंग सोशल रिफॉर्मर ऑफ बॉम्बे? ठीक है, बॉम्बे में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित रिफॉर्मर थे, सुधारक थे, वो कौन थे? 2 बार आ गया ये क्वेश्चन, सही बात है। ठीक है, बस बंद कीजिए। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेट लीडर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 2, राजा राम मोहन राय लर्न हिंदू फिलोसफी एंड कुरान फिलोसफी। पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा है पटना, वाराणसी और पटना। क्वेश्चन नंबर 3, इन 1809 राम मोहन राय रोट अ बुक, पर्शियन बुक, इनका नाम था गिफ्ट ऑफ मोनोथीस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, राम मोहन रॉय स्टार्टेड कोऑपरेशन विद विच सभा इन 1809, नाम है आत्मीय सभा, आत्मीय सभा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5th की तरफ बढ़ते हैं, हु गेव द राजा टाइटल? अकबर सेकंड गेव द राजा टाइटल, अकबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, in 1820 he published a book which tried to separate the moral and philosophical message of the New Testament. आंसर है 6 का है परसेप्ट ऑफ जीसस। क्वेश्चन नंबर
6 का बी ऑप्शन, परसेप्ट ऑफ जीसस। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर इस्टेब्लिश ब्रह्मो समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई, 1828। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था मोनोथिज्म, एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर पर विश्वास करना। करता है तो दूसरा लिखा है जी बताइए क्या लिखा है। इरेडिकेट द ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है, रेडिकेशन ऑफ द, नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, विच कॉलेज मोहन रॉय फाउंडेड, कॉलेज का नाम था हिंदू कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 10, 1825 में कौन सा कॉलेज, वेदांता कॉलेज, वेदांता कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 11, हु रिमार्क अबाउट राम मोहन रॉय, तो राम मोहन रॉय के बारे में जो ये कहा है वो कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। सर ठाकुर कोई बात नहीं, टैगोर ठाकुर एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट, इन विच ईयर, यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई और कब हुई, तो किसने की है, हेनरी बिबेन डिजेरियो। यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना हेनरी डेजेरियो ने कहा था, किया था, और कब, 1826 ईस्वी के आसपास। ठीक है, हेनरी डेजेरियो। क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ द मॉडर्न इंडिया, आंसर है हेनरी डिजेरियो। इनकी कॉपी क्यों नहीं चेक कर रहे हो कोई भी। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है 13 से चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, हु एस्टैब्लिश तत्बोधनी सभा, तत्बोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। 14। क्वेश्चन नंबर 15, मैनी मैरिज नोन एज पोलीगैमी, बहुविवाह जिसे कहते हैं, और पहली बार आवाज उठाई राम मोहन रॉय ने। क्वेश्चन नंबर 16, हु फाउंडेड जेरोस्ट्रियन, दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी ने जो है जेरोस्ट्रियन रिलीजन और पारसी लॉ एसोसिएशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 17, रविन्द्रनाथ टैगोर इस्टेब्लिश्ड विश्व भारती, विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापना की है। इसके अलावा अगर शांति निकेतन लिखा है वो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ईयर विडोरी मैरिज केम इनटू एग्जिस्टेंस, दिसंबर 1856 में, 1856। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रोवाइड लोन्स, 1850 के बाद से लोन प्रोवाइड किया गया टी प्लांटेशन, मतलब कि चाय के वृक्षों के लिए, पौधों के लिए, जूट के लिए, जूट मिल्स, और जहाजी व्यापार के लिए लोन प्रोवाइड किया गया। कॉटन भी नहीं, कॉटन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, आफ्टर विच एक्ट द पावर ट्रांसफर क्राउन टू द कंपनी, 1858 का जो एक्ट था, द पार्लियामेंट एक्ट ऑफ द 1858, 1858 का एक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विच टाइटल गेव द गवर्नर जनरल इन द क्राउन रूल, गवर्नर जनरल को एक टाइटल मिला था जिसका नाम था वॉयसरॉय, वॉयसरॉय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन डिड द लोकल बॉडीज फॉर्म्ड, लोकल बॉडी कब फॉर्म्ड हुई हैं, 1864 से 68 के बीच में, 64 टू 68। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23, व्हाट चेंजेस इन आर्मी टुक प्लेस आफ्टर 1858, तो चेंज ये हुआ कि आर्मी में भारतीयों का अनुपात कम करके यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया। ठीक है, सर इसमें वो भी लिख सकते हैं ना 1 to 2, और बिल्कुल इसका आंसर है 1 to 2 इन द बंगाल एंड 2 to 5 इन द बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 25, हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन 24? ओके। मोर देन हाफ ऑफ द सोल्जर रिक्रूटेड विच स्टेट? पंजाब, पंजाब से आधे से ज़्यादा सोल्जर थे। 25। सर अवध से थे सर, पंजाब से थे। पंजाब से सर एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में क्लियर पंजाब लिखा हुआ है। डोंट डिबेट आफ्टर द वीडियो, यू कैन डिबेट। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इंडिया इन 1861? 1861 में कौन स्टेट था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था? तो इसका आंसर है चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड
क्वेश्चन नंबर 26 हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल रेवेन्यू आर्मी ऑब्जर्व इन 1904? आंसर है 52%, लगभग 52% के आसपास कुछ लिखा हो तो बता देना मुझे। क्वेश्चन नंबर, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 27 और 59 चल जाएगा। सॉरी, अगर लगभग में 59 लिखा है तो सही तो 48 लिखा हो तो चल जाएगा, लगभग में मगर। क्वेश्चन नंबर 27 विच गवर्नर जनरल मेड मोर पावरफुल टू लोकल बॉडीज इन 1882? आंसर है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 28 हु वॉज फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई इंडियन सिविल सर्विसेज? सत्येंद्र नाथ टैगोर जी ने किया था ये, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे ये, 1863 ईस्वी में, 1863 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 विच गवर्नर जनरल स्टेटेड दैट? किस गवर्नर जनरल ने ये कहा है? तो आंसर है इनका 29 का लॉर्ड लैंसडाउन। लैंसडाउन एक शहर भी है, मैंने बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 30 किसने ये कहा है? ये इतिहासकार हैं, इनका नाम था पर्सिबल स्पीयर, पर्सिबल स्पीयर। क्वेश्चन नंबर 31 आफ्टर 1870 ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड द टर्न विच क्लास अगेंस्ट द मुस्लिम? तो ये है आंसर इसका अपर एंड मिडिल क्लास ऑफ मुस्लिम्स, मध्यम और उच्च वर्ग के मुसलमानों के खिलाफ। सिर्फ मुस्लिम लिखा हो तो चल जाएगा, चल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 आईएनसी की स्थापना? आईएनसी की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस, बॉम्बे में हुई। कहाँ हुई? बॉम्बे में। क्वेश्चन नंबर 33 किसने ये कहा है? गवर्नर जनरल हैं ये लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन नंबर 33 लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन नंबर 34 गाइस, इनका आंसर है, देखिए पंडित नेहरू की ये किताब थी, बड़ी फेमस किताब, नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, 34 डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 35 गाइस, द सेकंड इंडियन फैक्ट्री वॉज पास इन विच ईयर? देखिए 1891 में जो है ये पास हुई थी सेकंड इंडियन फैक्ट्री एक्ट, और इसमें लेबर को वीक में एक छुट्टी देने की बात घोषणा हुई थी। ये सबसे बड़ा चेंज था, एक छुट्टी जो है घोषित कर दी गई थी। वीक में एक छुट्टी जी, वीकली हॉलीडे फॉर ऑल वर्कर्स। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, इसका नाम है 1835 में, और जिसने रेस्ट्रिक्शन हटाई थी इनका नाम था चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ 1835 में जिन्होंने रेस्ट्रिक्शन हटाई थी। क्वेश्चन नंबर 37 इन विच ईयर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट विच काइंड ऑफ न्यूज़पेपर बैंड इट? तो देखिए 37 में 1878, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, और इंडियन लैंग्वेज के जितने भी न्यूज़पेपर थे उस पर बैन लगा दिया था, भारतीय भाषाओं पर या वर्नाकुलर भाषाओं पर जितने भी न्यूज़पेपर अखबार थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 गाइस, किसने ये कहा है? तो पंडित नेहरू जी ने ये कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा है 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 व्हाट वर द टू इंपॉर्टेंट एम ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट? तो देखिए 39 में एम जो थे वो ये हैं कि एक तो इनका काम था इंडियन एम्पायर का एक्सपेंशन करना, ठीक है, विस्तार करना। दूसरा था ब्रिटिश कॉमर्स को बढ़ाना, ठीक है, ब्रिटिश कॉमर्स को बढ़ाना मतलब कि ब्रिटिश के व्यापार को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 40 इन 1814 ब्रिटिशर्स फोर्ट विद विच कंट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट? क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, 1814 में लड़ाई हुई थी नेपाल के साथ। नेपाल इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 तीन जो शहर इन्होंने बनाए हैं हिल स्टेशन पर वो है शिमला, नैनीताल और मसूरी। शिमला, नैनीताल और मसूरी। उत्तराखंड लिखा हो तो शहर नहीं है उत्तराखंड, स्टेट लिखा हो तो सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42
ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्क्वर्ड द स्टेट ऑफ अराकान इन 1908, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है ये, पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि 1785 में अराकान को जीता था इन्होंने। कहाँ 1785, कहाँ 1908। क्वेश्चन नंबर 43, इन विच ईयर ट्रीटी ऑफ यानदबो टुक प्लेस? यानदबो की ट्रीटी जो है किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 43, आंसर है 1826 ईस्वी, 1826। क्वेश्चन नंबर 44, आफ्टर दिस बिग इंसिडेंट अ बिगरस मॉडर्न, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था गाइज, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जिसे हम विश्व युद्ध प्रथम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, 4 जनवरी 1948 में जो आज़ाद हुआ था उस देश का नाम है गाइज बर्मा, जिसे म्यांमार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, आंसर है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, और इसका जो सक्सेसर बना था वो बना था सासूजा। क्वेश्चन नंबर 47, ड्यूरिंग द 1860 रशियन अगेन टर्न इट्स अटेंशन टू द सेंट्रल एशिया आफ्टर इट्स डिफीट, ये नाम था क्रीमियन वॉर, क्रीमिया का युद्ध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, इन विच ईयर रशियन रिवोल्यूशन टुक प्लेस? 1917 ईस्वी में रसिया का क्रांति हुआ है, 1917। क्वेश्चन नंबर 49, इन 1921 द पीस केम इन विच कंट्री? अफगानिस्तान। 1921 में लास्ट ट्रीटी अफगानिस्तान के साथ की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्वेश्चन नंबर 50, हु इवॉल्व्ड अ न्यू मैथोडोलॉजी? इनका नाम है आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, इन विच सेंचुरी रेनेसा केम इन यूरोप? तो यूरोप में जो है रेनेसा जो आया है वो आया है 14th और 15th सेंचुरी में, दोनों ही सही हैं अगर किसी ने लगाए हैं तो, 14वीं और 15वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 52, नेम एनी टू इम्पैक्ट ऑफ द सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन? तो एक तो होता है फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार बढ़ता है इससे, और दूसरा इम्पैक्ट होता है पलायन, माइग्रेशन होता है, और तीसरा होता है अनएम्प्लॉयमेंट। सही है मेरे, बफर स्टॉक लिख लो, फिर इकोनॉमिस्ट ही बनो तुम। ठीक है, जो बताया था वही लिखना था, लिख लो, पर सही कर दो, बफर स्टॉक भी और वो भी, जो नोट्स में बताया है वही लिखना था आपको, लेकिन ये सही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, 53, प्रीशियस मेटल्स एंड कॉटन स्पाइसेस बिलोंग टू विच टू कॉन्टिनेंट? तो प्रीशियस मेटल जो है अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, और कॉटन और स्पाइसेस एशिया से। अफ्रीका एंड एशिया इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, फैक्ट्री ऑफ द 4 कंपनी नेम इन द सीरीज विद द ईयर? तो देखिए, पुर्तगाल ने 1502 ईस्वी में, ठीक है, डच ने 1605 ईस्वी में, इंग्लिश ने 1611 ईस्वी में, और डेनिश ने 1620 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ पुर्तगाल इन 1509? नाम था फ्रांसिस डी अल्मेडा। क्वेश्चन नंबर 56, फादर ऑफ द पुर्तगाल? पुर्तगाल के फादर का नाम है अल्फांसो, है फ्रांसिस डी अल्मेडा। क्वेश्चन नंबर 56, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर 56, आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। बिल्कुल चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, इन विच डेट एंड ईयर गोवा लिबरेटेड? 19 दिसंबर 1961। 19 दिसंबर 1961 में गोवा लिबरेट हुआ था। 58, नया नाम है नया नाम है नीदरलैंड्स, और राजधानी है एम्स्टर्डम। 59, डच का जो बैटल हुआ था वो है बैटल ऑफ द बदोदरा, 1759 में हुआ था बैटल ऑफ बदोदरा। क्वेश्चन 60, नेम ऑफ द शिप ऑफ बाय विच ब्रिटिश केम इन इंडिया? नाम था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन नामक जहाज से वापस आए थे। क्वेश्चन नंबर 61, स्टीफन हॉकिंस, सॉरी कैप्टन हॉकिंस ने, ठीक है, परमिशन ली थी जहांगीर से। जहांगीर इज अ राइट आंसर। 61 का जहांगीर। 62, हु गेव? शाह सूजा। 62 शाह सूजा। 63, जॉर्ज चार्नोक ने कोलकाता बसाया था। किस वर्ष बसाया है? 1690 ईस्वी में, 1690 AD। 64, 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और इसको जो है अनुमति दी थी लुई 14 ने। लुई 14 राजा था उस टाइम पर। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 65, व्हेन अ कंट्री टू डे ट्रेड, कोलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद कहते हैं इसको। 66, नेम द फॉर्म्स ऑफ द कोलोनाइजेशन, कोलोनाइजेशन के प्रकार लिखिए। तो 3 प्रकार आपने लिखे होंगे, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 67, ड्यूरेशन, यूरोप का कोलोनाइजेशन का, उपनिवेशवाद का ड्यूरेशन क्या है? 1493 से लेकर 1763 तक। 10 मिनट बस, 10 मिनट 1763 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 68, 67 ओके, मेंशन द ड्यूरेशन ऑफ द कोलोनाइजेशन बाय यूरोप। आंसर है 1493 से 1763। 68, व्हाट वर द 2 इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द मर्सेंटाइल कोलोनाइजेशन? पहला था प्लांटेशन सिस्टम, जिसे एग्रीकल्चर सिस्टम कहोगे। दूसरा है दास प्रथा सिस्टम, जिसे स्लेवरी सिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, फर्स्ट ओपियम वॉर एंडेड इन 1842। ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ नानकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, साइनो जापानीज वॉर टुक प्लेस इन 1899। चाइना ने कौन सा आइलैंड, फार्मोसा आइलैंड कब बैठे? क्वेश्चन नंबर 71, देखिए, एडवांस वेपन्स ना होने के कारण, ठीक है, या कम्युनिकेशन ना होने के कारण, कोई भी कारण लिखा हो आपने। डिसीज, यस डिसीज, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हाँ ब्रिटिश ट्राइबल को हैंडल नहीं कर सकते। बिल्कुल वेरी गुड, ठीक, सही है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, हु इज द फादर ऑफ जर्मनी? जर्मनी के फादर हैं बिस्मार्क। 73, नेम एनी 2 कंट्रीज हु नेवर बिकम कॉलोनी। एक का नाम है इथोपिया, दूसरे का नाम है लिबेरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, नेम द 3 फेजेस ऑफ द कोलोनाइजेशन विद डेट, ठीक है, डेट के साथ में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 73 है, पहला फर्स्ट फेज है। 74 ओके, मर्सेंटाइल फेज, जिसे हम व्यापारिक चरण कहते हैं, 1757 से 1813। दूसरा फेज है इंडस्ट्रियल फेज, जिसे हम औद्योगिक चरण कहते हैं, 1813 से 1860। तीसरा फेज है फाइनेंशियल फेज, जिसे 1860 से 1947 कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, पर्सिया बिकेम द कॉलोनी ऑफ 2 कंट्रीज। आंसर है ब्रिटेन एंड रशिया, ठीक है। 76, इन विच चार्टर एक्ट सुपरमेसी खत्म हो गई थी? आंसर है 1813, 1813 में के चार्टर एक्ट में सुपरमेसी कंप्लीट खत्म। 77, नेम ऑफ एनी एग्जाम्पल ऑफ द फाइनेंशियल फेज। फाइनेंशियल फेज का एक एग्जाम्पल था लोन प्रोवाइड कराना। क्या था? लोन प्रोवाइड कराना। जी चल जाएगा, एक ही बात है वो। क्वेश्चन नंबर 78, इजारेदारी सिस्टम वॉज अ पार्ट ऑफ, देखिए इजारेदारी सिस्टम वॉज द पार्ट ऑफ आईने दहसाला पद्धति, और आईने दहसाला पद्धति को इन्वेंट करने वाले कैंडिडेट थे राजा टोडरमल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, हाउ मेनी फेजेज ऑफ द लैंड रेवेन्यू, नेम ऑफ द सेकंड फेज। लैंड रेवेन्यू के 4 फेज थे। सेकंड फेज था इजारेदारी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 80, फर्स्ट टाइम ऑक्शन सिस्टम, इजारेदारी सिस्टम बोल द राइट आंसर। एक बार चेक कीजिएगा फिर से। क्वेश्चन नंबर 80, फर्स्ट टाइम ऑक्शन सिस्टम, इजारेदारी सिस्टम में पहली बार नीलामी हुई थी। इजारेदारी सिस्टम इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, इन विच ईयर परमानेंट सेटलमेंट लॉन्च्ड एंड बाय विच गवर्नर जनरल। तो आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793। क्वेश्चन नंबर 82, इन परमानेंट सेटलमेंट हाउ मेनी परसेंट रेवेन्यू वाज द पार्ट ऑफ द 89%। 89% अंग्रेजों के पास रहता था। क्वेश्चन नंबर 83, द 2 आउटकम्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के 2 आउटकम, भयंकर बीमारी, वो भयंकर गरीबी, ठीक है, और प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है। और जमींदार क्या हो गए? एक्सप्लॉयटेटिव, शोषणकारी, और भी बहुत सारे कारण लिख सकते हो आप। 84, रैयतवाड़ी सिस्टम वाज इशूड बाय विच गवर्नर एंड विच ईयर। तो रैयतवाड़ी सिस्टम गाइज स्टार्ट हुआ था 84 में, थॉमस मुनरो। 1820 ईस्वी, थॉमस मुनरो। क्वेश्चन नंबर 85, 50% ऑफ द नेट प्रोड्यूस फिक्स्ड इन विच ईयर, इन विच सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम में 50% प्रोड्यूस फिक्स कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 86, विच सिस्टम वाज कंसीडर पैटर्नल।
रैयतवाड़ी सिस्टम। 87 महालवाड़ी सिस्टम वॉज प्रपोज, 1822 में महालवाड़ी सिस्टम को प्रपोज किया था होल्ट मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी 1822। क्वेश्चन नंबर 88 हाउ मेनी परसेंट एरिया वर अंडर द महालवाड़ी सिस्टम? 29%, 29% एरिया महालवाड़ी सिस्टम के अंतर्गत था। क्वेश्चन नंबर 89 महालवाड़ी सिस्टम में कलेक्टर को क्या कहा जाता था? रेवेन्यू कलेक्टर को लंबरदार, लंबरदार इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 52% एरिया वॉज अंडर विच सिस्टम? तो 52% रैयतवाड़ी सिस्टम इज अ राइट आंसर। 91 ओपियम वॉर टुक प्लेस इन विच कंट्री? ठीक है, ओपियम वॉर चाइना में हुआ था। कब हुआ? 1839 ईस्वी में, 1839। हाँ हाँ 91 बोल रहे हैं, चाइना 1839। क्वेश्चन नंबर 92 कोलंबस बेंट अमेरिका फंडेड किया था इटली ने, इटली ने फंडेड किया था 92। 93 कंपनी बेंट इन 2 डायरेक्शन, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ, और दूसरी थी हडसन बे, दूसरी थी हडसन बे, हडसन बे कनाडा में पड़ती है ये। एक तो कहलाई ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कहलाई हडसन बे कंपनीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 हु वॉज द ओनली एशियन कंट्री ऑफ द कॉलोनाइजर? जापान, जापान वॉज द ओनली कॉलोनाइजर। 95 ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कॉलोनाइजेशन टुक प्लेस इन हाउ मेनी वेज? 2 वेज, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किसके थ्रू? पेरेंटल किंग के थ्रू। इनडायरेक्ट कॉलोनाइजेशन, बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट या 2 लिखे हो तब भी सही है। क्वेश्चन नंबर 95 ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कॉलोनाइजेशन टुक प्लेस इन हाउ मेनी वेज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 96 द न्यू सोसाइटी ऑफ राजा राम मोहन राय बेस्ड ऑन द ट्विन पिलर नोन एज? वेदांता और उपनिषद, सॉरी वेद और उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 96 का वेद और उपनिषद राइट आंसर। 97 हु वॉज द फर्स्ट परफॉर्मर रिफॉर्मर ऑफ द बॉम्बे इन मॉडर्न इंडिया? दादा भाई नौरोजी। मुंबई के पहले पहले है ना, इनका नाम है बाल शास्त्री जाम्बेडकर, ठीक है, बाल शास्त्री जाम्बेडकर पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 द ऑब्जेक्टिव ऑफ परमहंस मंडली? परमहंस मंडली का एक ही उद्देश्य था, 2 उद्देश्य थे, एक तो एकेश्वरवाद बनगोड़ और दूसरा था कास्ट सिस्टम रेडिकेशन, ठीक है, जाति प्रथा का अंत, ठीक है। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 99 हु वॉज द स्टार्टेड गर्ल्स स्कूल्स इन द? ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने 1851 में स्टार्ट किया था पुणे में। कहाँ पर? पुणे। क्वेश्चन नंबर 100 दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी लीडिंग सोशल रिफॉर्म ऑफ द बॉम्बे वॉज द दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इस तरह से आपका एनसीईआरटी और नोट्स का मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरा टेस्ट कंप्लीट होता है गाइज, ठीक है। और थर्ड टेस्ट के साथ में ही हम अगला टेस्ट हम बता रहे हैं, ठीक है, कि चैप्टर नंबर, ठीक है, 8 और 9 का चैप्टर अगले बार टेस्ट में होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।